क्या आपने कभी रात के समय रूस का सैटेलाइट मैप देखा है? यूरोप, चीन और भारत जैसी जगह रात में हजारों शहरों की रोशनी से चमकती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही नजर रूस के उत्तर की ओर जाती है, अचानक सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल इलाका ऐसा दिखता है मानो वहां आज भी शायद ही कोई इंसान रहता हो। पहली नजर में इसका कारण साफ लगता है, भीषण ठंड। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वैज्ञानिकों को इस बर्फीली जमीन के नीचे ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि आज जहां सिर्फ बर्फ और वीरानी दिखाई देती है, वहां कभी इंसान रहते थे। इतना ही नहीं, परमाफ्रॉस्ट के अंदर हजारों साल पुराने पौधों, जानवरों और इंसानी गतिविधियों के निशान भी मिले हैं। तो आखिर रूस का इतना बड़ा इलाका आज भी लगभग खाली क्यों है? क्या सिर्फ मौसम इसकी वजह है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े देश का इतना बड़ा हिस्सा आज भी लगभग इंसानों से खाली पड़ा है। अगर रूस का नक्शा ध्यान से देखें तो एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में शहरों का घनत्व काफी ज्यादा है। सड़कें, रेल लाइनें और बड़ी आबादी हर जगह दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आर्कटिक सर्कल के पार पहुंचते हैं, पूरी तस्वीर बदल जाती है। हजारों किलोमीटर तक ना कोई बड़ा शहर, ना हाईवे, ना ही सामान्य आबादी। कुछ इलाकों में आबादी इतनी कम है कि कई सौ वर्ग किलोमीटर में केवल 1 या 2 लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसानों ने कभी इस इलाके में आने की कोशिश नहीं की। सदियों पहले भी लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उस समय उनका मकसद बस शिकार करना, मछली पकड़ना या जानवरों की खाल इकट्ठा करना होता था। वे यहाँ हमेशा के लिए बसना नहीं चाहते थे। उस दौर में खेती करना लगभग असंभव था। साल का अधिकांश समय जमीन बर्फ से ढकी रहती थी और गर्मियों का मौसम भी इतना छोटा होता था कि फसल उगाना आसान नहीं था। इसी वजह से रूस के शुरुआती शहर नदियों और कम ठंड वाले इलाकों में बसे, जबकि उत्तर का ज्यादातर हिस्सा खाली ही रह गया। लेकिन सिर्फ ठंड ही इस कहानी की सबसे बड़ी वजह नहीं है। असल समस्या जमीन के अंदर छिपी हुई है। रूस के लगभग 2/3 हिस्से के नीचे मौजूद है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ऐसी जमीन होती है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर जमी रहती है। लेकिन रूस के कई हिस्सों में यह जमीन सिर्फ 2 साल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जमी हुई है। पहली नजर में यह किसी मजबूत चट्टान जैसी दिखाई देती है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। जब किसी इमारत का निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर रहने वाले लोगों, पाइपलाइन, हीटर और बिजली की वजह से धीरे धीरे गर्मी नीचे की ओर पहुंचती है। यह गर्मी परमाफ्रॉस्ट को पिघलाने लगती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, मजबूत दिखाई देने वाली जमीन अचानक कीचड़ जैसी नरम हो जाती है। इसके बाद पूरी इमारत धीरे धीरे धंसने लगती है। कई बार इमारत एक तरफ झुक जाती है, दीवारों में बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और कुछ वर्षों में पूरी बिल्डिंग रहने लायक नहीं बचती। यही वजह है कि रूस के उत्तर में बनी अधिकांश इमारतें सामान्य तरीके से नहीं बनाई जाती। अगर आपने आर्कटिक क्षेत्र की तस्वीरें देखी हों तो शायद आपने गौर किया होगा कि वहां की इमारतें जमीन को छूती ही नहीं। वे लंबी लंबी कंक्रीट या स्टील के पिलर्स पर खड़ी होती हैं। इसका कारण बहुत दिलचस्प है। इमारत और जमीन के बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि ठंडी हवा लगातार नीचे से गुजरती रहे। यह हवा जमीन को गर्म होने से बचाती है और परमाफ्रॉस्ट को पिघलने नहीं देती। यानी इमारत के नीचे से गुजरने वाली ठंडी हवा परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से बचाने में मदद करती है, जिससे उसकी नींव अधिक स्थिर रहती है। लेकिन इसके बावजूद समस्या खत्म नहीं होती। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाल के दशकों में आर्कटिक दुनिया के औसत तापमान की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। इसका सीधा असर परमाफ्रॉस्ट पर पड़ रहा है। जहां पहले जमीन हजारों साल तक जमी रहती थी, अब वहां धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी है। इस वजह से कई शहरों की नींव कमजोर होती जा रही है। सड़कों में दरारें आ रही हैं, पाइपलाइन टूट रही हैं और कई जगह इमारतों को दोबारा बनाना पड़ रहा है। यानी यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ मौसम नहीं बल्कि खुद जमीन है। लेकिन मान लीजिए कि इंजीनियर इस समस्या का समाधान निकाल भी लें, क्या उसके बाद उत्तर में बड़े शहर बसाना आसान हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद सामने आती है दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, सप्लाई। कल्पना कीजिए, आपको एक ऐसे शहर में रहना है जहां आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक ना खेत हैं, ना फैक्ट्री और ना ही कोई बड़ा बाजार। दूध, सब्जी, दवाई, पेट्रोल, गैस, सीमेंट, स्टील, हर चीज हजारों किलोमीटर दूर से लानी पड़ती है। रूस में इसे नॉर्दर्न सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। हर साल गर्मियों के कुछ महीनों में जहाजों, ट्रकों और विमानों के जरिए पूरे साल का राशन, ईंधन और जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। अगर किसी वजह से बर्फ जल्दी जम जाए या मौसम खराब हो जाए
तो पूरा इलाका कई महीनों तक बाहरी दुनिया से लगभग कट सकता है। यही वजह है कि यहाँ एक साधारण सामान की कीमत भी रूस के दूसरे शहरों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। एक अस्पताल चलाना, स्कूल खोलना या बिजली की सप्लाई बनाए रखना भी बेहद महंगा पड़ता है। सरकार के लिए हर नए शहर पर अरबों डॉलर खर्च करना आर्थिक रूप से आसान नहीं होता। इसी कारण आज रूस में परमानेंट शहर बनाने के बजाय कई जगह शिफ्ट बेस्ड वर्क कैंप्स या रोटेशनल सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ कर्मचारी कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आते हैं, खनन या तेल निकालने का काम करते हैं और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। इस मॉडल से सरकार को पूरे शहर का खर्च उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। 20वीं सदी में सोवियत संघ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने रूस के उत्तर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। सरकार का मानना था कि अगर देश को एक महाशक्ति बनना है तो उसके सबसे कठिन इलाकों पर भी इंसान का कब्जा होना चाहिए। यहीं से शुरू हुई आर्कटिक को बसाने की सबसे बड़ी मुहिम। जहां पहले सिर्फ बर्फ, टुंड्रा और छोटे छोटे कैंप हुआ करते थे, वहां अचानक बड़े शहर बनने लगे। मुर्मांस्क, नोरिल्स्क और वोरकुटा जैसे शहर इसी दौर में तेजी से विकसित हुए। इन शहरों में चौड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, थिएटर और बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें बनाई गईं। सरकार चाहती थी कि यहाँ रहने वाले लोगों को ऐसा महसूस हो कि वे किसी सामान्य शहर में रह रहे हैं, न कि दुनिया के सबसे कठोर इलाकों में। लेकिन यह सपना जितना बड़ा था, उसकी कीमत भी उतनी ही भारी थी। शुरुआती दौर में इन निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में गुलाग कैदियों से काम कराया गया। उन्हें कड़ाके की ठंड में परमाफ्रॉस्ट पर नींव तैयार करनी पड़ती थी। कई बार तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता था, जहां कई सामान्य धातुएं भंगुर यानी ब्रिटेल हो जाती हैं और मशीनों को चलाना भी बेहद कठिन हो जाता है। बाद के वर्षों में सरकार ने लोगों को आकर्षित करने के लिए ऊंची सैलरी, विशेष भत्ते और कई सुविधाएं देना शुरू किया। कुछ समय तक यह योजना सफल भी रही और लाखों लोग उत्तर के इन शहरों में बस गए। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। सोवियत संघ के टूटने के बाद सरकारी सहायता धीरे धीरे कम होने लगी। अब लोगों के सामने सवाल था, क्या इतनी कठिन जगह पर रहना वाकई जरूरी है? कई परिवार दक्षिण के गर्म शहरों में चले गए। युवाओं ने बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे इलाकों का रुख किया। धीरे धीरे कभी आबाद रहने वाले कई शहर खाली होने लगे। आज रूस के उत्तर में कई घोस्ट टाउन्स और लगभग खाली हो चुके औद्योगिक शहर मौजूद हैं, जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी बची है। सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक है खलमेर यू। यह कभी एक सक्रिय कोल माइनिंग टाउन था, लेकिन जब खदानें आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रहीं, तो सरकार ने पूरे शहर को बंद करने का फैसला कर लिया। अधिकांश लोगों को दूसरे इलाकों में बसा दिया गया और शहर लगभग पूरी तरह खाली हो गया। आज वहां टूटती हुई इमारतें, खाली स्कूल, बंद अस्पताल और वीरान सड़कें दिखाई देती हैं। सर्दियों में जब बर्फ इन इमारतों को ढक देती है तो पूरा इलाका किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक फिल्म जैसा लगता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान के जाने के बाद प्रकृति धीरे धीरे सब कुछ वापस अपने कब्जे में ले लेती है। बर्फ, नमी और लगातार जमने पिघलने की प्रक्रिया से कंक्रीट टूटने लगता है। कुछ दशकों में मजबूत इमारतें भी खंडर बन जाती हैं। लेकिन उत्तर की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ शहरों की नहीं, बल्कि उनके बीच की दूरी भी है। अगर आप रूस के दक्षिणी हिस्से में सफर करें तो हर जगह सड़कें और रेल नेटवर्क मिल जाते हैं, लेकिन आर्कटिक में यह तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कई जगहों पर सैकड़ों किलोमीटर तक एक भी पक्की सड़क नहीं है। सर्दियों में जब नदियां और झीलें पूरी तरह जम जाती हैं, तब उनके ऊपर अस्थायी विंटर रोड्स बनाई जाती हैं। यही सड़कें कई महीनों तक लोगों और सामान की आवाजाही का एकमात्र साधन बनती हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है, बर्फ पिघल जाती है और ये सड़कें पूरी तरह गायब हो जाती हैं। इसके बाद कई इलाके महीनों तक केवल हवाई जहाज या जहाजों के भरोसे रह जाते हैं। इसी वजह से उत्तर के शहर एक दूसरे से जुड़े हुए शहरों का नेटवर्क नहीं बना पाए। वे अलग अलग द्वीपों की तरह मौजूद हैं। सोवियत संघ ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश भी की थी। 20वीं सदी के मध्य में एक विशाल रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे आज ट्रांसपोलर रेलवे के नाम से जाना जाता है। योजना थी कि यह रेलवे रूस के उत्तरी हिस्सों को आपस में जोड़ देगी और पूरे आर्कटिक क्षेत्र का विकास तेज हो जाएगा। हजारों मजदूरों ने कठिन परिस्थितियों में रेल लाइन बिछाई, लेकिन परमाफ्रॉस्ट ने यहाँ भी इंसान को चुनौती दे दी। गर्मियों में जमीन नरम हो जाती, रेल की पटरियां टेढ़ी होने लगती और कई पुल अस्थिर हो जाते। निर्माण लागत लगातार बढ़ती गई। फिर स्टालिन की मृत्यु के बाद यह परियोजना रोक दी गई। आज भी आर्कटिक की टुंड्रा में जंग लगी रेल लाइनें और छोड़े गए इंजन इस अधूरे सपने की याद दिलाते हैं। इसे सोवियत संघ की सबसे महत्वाकांक्षी लेकिन अधूरी रेलवे परियोजनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन इस बर्फीली धरती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों को आर्कटिक में कई ऐसे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जिन्होंने इतिहासकारों का ध्यान खींचा है।
परमाफ्रॉस्ट में प्राचीन पौधों, विलुप्त जानवरों के अवशेष और शुरुआती मानव गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ का मौसम आज जितना कठोर नहीं था। कुछ इलाकों में ऐसी पत्थर की संरचनाएं मिली हैं जिनकी उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच अब भी अध्ययन जारी है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता के अस्तित्व को साबित करता हो। आज रूस की रणनीति भी बदल रही है। अब विशाल स्थायी शहर बनाने के बजाय मॉड्यूलर बिल्डिंग्स, मोबाइल कैंप्स और बिजली पहुंचाने के नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी बस्तियां बनाई जा रही हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके। फ्लोटिंग पावर प्लांट्स और नई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से बिना जमीन को ज्यादा नुकसान पहुंचाए ऊर्जा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक अब यह मानते हैं कि आर्कटिक को जीतने की बजाय उसके साथ तालमेल बिठाना ज्यादा समझदारी है। रूस का उत्तर हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। किसी भी जगह पर शहर बसाने के लिए सिर्फ जमीन होना काफी नहीं होता। मजबूत नींव, स्थिर मौसम, आसान परिवहन, सस्ती सप्लाई और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, इन सभी चीजों का साथ होना जरूरी है। लेकिन आर्कटिक में इन लगभग सभी चुनौतियों का सामना एक साथ करना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े देश का इतना विशाल हिस्सा आज भी लगभग खाली है। भविष्य में नई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज और बदलती जलवायु इस क्षेत्र की तस्वीर कुछ हद तक बदल सकती हैं। लेकिन फिलहाल रूस का उत्तर आज भी दुनिया के सबसे कठिन और कम आबादी वाले इलाकों में गिना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।